नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर अपने चैनल सारा लर्निंग पॉइंट फॉर स्टैटिक जीके एंड करंट में आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसके माध्यम से हम डेली हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ तथ्य आप लोगों के लिए लेके आते हैं और इस उम्मीद के साथ आते हैं कि ये डेली का मैटर आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। डेली हिस्ट्री से रिलेटेड पहला टॉपिक, आज के दिन की पहले दिवस की बात करते हैं। आज है 25 अप्रैल और आज दिवस है विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस के बारे में अगर हम चर्चा करें तो विश्व मलेरिया दिवस की स्थापना या विश्व मलेरिया दिवस कब से मनाया जाने लगा। विश्व मलेरिया दिवस 2007 से, आज ही के दिन 25 अप्रैल 2007 से इसकी शुरुआत हुई। 60वें विश्व स्वास्थ्य सभा से इसकी शुरुआत हुई। किसके द्वारा? WHO की एक सभा हो रही थी, विश्व स्वास्थ्य सभा। कब हो रही थी? 25 अप्रैल 2007 को। और तब ये निर्णय किया गया कि आज ही के दिन विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाएगा। और तब से लेके 25 अप्रैल 2007 से और अभी तक 25 अप्रैल को हम लोग विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, अगर देखें कि क्या इसके पहले मलेरिया नहीं था या इसके पहले मलेरिया दिवस का कुछ इतिहास है, तो बिल्कुल है। मलेरिया दिवस इसके पहले अफ्रीका में मनाया जाता था और उसे अफ्रीका मलेरिया दिवस कहा जाता था, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 अप्रैल 2001 से। कहने का अर्थ ये है, 25 अप्रैल 2001 से अफ्रीका में अफ्रीका मलेरिया दिवस मनाया जाता था। WHO द्वारा मलेरिया जब फैलने लगी, इसको ध्यान में रखते हुए 25 अप्रैल 2007 को एक स्वास्थ्य सभा आयोजित की गई और उसके द्वारा यह घोषणा की गई कि पूरे विश्व में 25 अप्रैल के दिन विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया एक डिजीज है, मलेरिया एक बीमारी है। ये कैसे होती है? ये मच्छर से होती है। कौन से मच्छर से होती है? मादा मच्छर से होती है। तो भैया बात करते हैं मादा में कौन से मच्छर से होती है। मादा में मादा एनोफ्लीज मच्छर से होती है। इनमें कैसे आती है? मादा एनोफ्लीज मच्छर में कैसे आ जाती है ये बीमारी मलेरिया? मादा एनोफ्लीज मच्छर में वाटर के माध्यम से एक कीटाणु है, प्रोटोजुअन प्लाज्मोडियम। ये एक पैरासाइट हैं जो कि पहले मादा एनोफ्लीज मच्छर में आते हैं और फिर मादा एनोफ्लीज मच्छर से किस में आते हैं? मनुष्यों में आ जाते हैं और मनुष्यों में ये मलेरिया के रूप में एक डिजीज हो जाती है। ये करते क्या हैं भैया? ये आरबीसी को, मनुष्य के आरबीसी को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसीलिए मलेरिया के इस हिसाब से भारत की अगर बात करें तो भारत मलेरिया के टॉप 4 देशों में कभी स्थान रखता था। अभी तो काफ़ी हद तक मलेरिया की दवा भी उपलब्ध है। अभी बात करें हाल ही में, कोरोना डिजीज चली रही है, वर्तमान में भयंकर महामारी की तरह इसका प्रकोप जारी है। इसी के लिए मलेरिया की एक दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिसे अभी भारत सरकार ने तमाम देशों को ये दवा दी है। इस दवा को निर्यात किया है। अमेरिका भी इस दवा के लिए ही सीधे सीधे भारत से ये दवा मांगा था, अनुरोध किया था ट्रंप महोदय ने मोदी जी से कि ये दवा उन्हें दे दी जाए। मोदी जी ने दया दृष्टि दिखाई और ये दवा दे दी गई। बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट की मलेरिया से। तो 2020 में मलेरिया दिवस के लिए जो थीम बनाई गई है वो है जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। जीरो मलेरिया ये इस ईयर की थीम है। मलेरिया, फिर से एक बार ध्यान से सुनते हैं। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 2007 में इसकी शुरुआत हुई। मादा एनोफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलता है, जिसमें एक कीटाणु पाया जाता है, उसका नाम है प्रोटोजुअन प्लाज्मोडियम, जो मनुष्य के आरबीसी को डिस्टर्ब करता है। 2020 में इसकी थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। आज के अगले पॉइंट में, आज ही के दिन 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब के सिख शासक रणजीत सिंह के बीच अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ पे हमको 2-3 पॉइंट देखने की ज़रूरत है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और फैक्ट है। पहला पॉइंट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी कंपनी हो, वर्तमान में जो भी कंपनियां बन रही हैं या पहले जो कंपनियां बनती थीं, उन सभी कंपनियों का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता था, धन का अर्जन करना, सीधे अर्थ में पैसा कमाना। इस कंपनी का भी निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया था कि धन कमाया जाएगा। ब्रिटिश के कुछ व्यापारी लोग थे जो इस कंपनी का स्थापना किए धन कमाने के उद्देश्य से। इसमें ईस्ट इंडिया जुड़ी हुई है, तो ईस्ट का एरिया था वर्ल्ड के, और इंडिया, उसमें इंडिया चूँकि तब पार्ट था, तो इंडिया में वर्क करने के लिए इस कंपनी की स्थापना की गई थी। कब? 1600 ईस्वी में। 1600 में एलिजाबेथ प्रथम, जो कि इंग्लैंड की उस समय शासिका थी, उन्होंने एशिया में पूरी तरह से व्यापार करने के लिए इस कंपनी को परमिशन दे दी। भारत में आइए, व्यापार इसने शुरू किया, व्यापार चलता रहा। 23 जून 1757 को बंगाल में एक युद्ध हुआ जिस युद्ध को प्लासी के युद्ध से जाना जाता है, और कंपनी ने अपने पांव जमा दिए एक शासक की तरह, और 1757 से लेके 1857 प्रथम विश्व युद्ध तक इस कंपनी ने शासन किया। 1857 रिवॉल्ट, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद, कल के वीडियो में हम लोगों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की थोड़ी सी चर्चा की थी। 1857 के बाद इस कंपनी भारत में गवर्न करने का सारा पावर ब्रिटेन गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है। समय के साथ कंपनी कारोबार के बजाय सरकार यहाँ की बन गई थी। ये किसी और वीडियो में हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना जानना है, 1600 में ये कंपनी बनाई गई। एलिजाबेथ ने व्यापार करने के ही उद्देश्य से एलिजाबेथ ने इसे मान्यता दी, व्यापार करने के उद्देश्य से ही ये कंपनी बनाई गई थी। भारत में ये आती है, कारोबार के बजाय ये यहाँ की सरकार बन जाती है, और करीब 1757 से प्लासी के युद्ध से अगर हम बात करें तो प्लासी के युद्ध से लेकर 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक ये कंपनी भारत पर पूरी तरह से शासन करती है। इसके बाद शासन सिर्फ ले लिया जाता है ब्रिटेन गवर्नमेंट के हाथ में, बाकी शासन वहाँ के प्रशासक के तौर पे यहाँ का ही, इसी कंपनी का ही कोई आदमी या वहाँ से नियुक्त कोई आदमी इसी कंपनी में रख दिया जाता था। बात करें अगर सिख शासक रणजीत सिंह की, सिखों के महान शासक और सिख धर्म में शासक के रूप में स्थापित पहले शासक रणजीत सिंह, इन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता था। 12 अप्रैल 1801 को ये पद महाराजा की उपाधि धारण करते हैं। इनसे जुड़ी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इन्होंने पहली आधुनिक भारतीय सेना की स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को जाता था, जिस सेना का नाम था सिख खालसा सेना। बात करते हैं अमृतसर संधि की। अमृतसर संधि की बात करें तो अमृतसर संधि आज ही के दिन हुई थी, 25 अप्रैल 1809 को। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब के सिख शासक रणजीत सिंह के बीच में। संधि क्या थी भैया? संधि ये थी कि एक रिवर है पंजाब से जाती हुई, सतलज रिवर के पश्चिम की जो एरिया है वो सारी रणजीत सिंह को दे दी गई एक शासक के तौर पे उसमें शासन करने के लिए। और सतलज के जो इधर की पूरी एरिया है, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा इस पे हम शासन करेंगे। रणजीत सिंह उस समय के समझदार आदमी थे, उन्होंने इस संधि को स्वीकार कर लिया। उसके पीछे रीजन ये है कि एक तो दूत भेजता है, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी एक दूत भेजती है इनसे बातचीत करने के लिए, और पीछे ही उसके अपनी सेना भी भेज देती है। रणजीत सिंह तैयार नहीं थे उस समय, उन्होंने संधि उपयुक्त समझी और संधि कर लिया। बाद में रणजीत सिंह का इतिहास भी काफ़ी बड़ा है। वो इन्हीं के ही एक बेटे थे राजा दिलीप सिंह, महाराजा दिलीप सिंह, जिनसे कश्मीर बाद में ले लिया गया। कश्मीर पे इन्होंने कोहिनूर हीरा भी रणजीत सिंह के ही खजाने में बाद में आ गया था। तो यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है, अमृतसर संधि के लिए, अमृतसर संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब के सिख शासक रणजीत सिंह के बीच हुई थी 25 अप्रैल 1809 को। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो। और सतलज को ही सीमा रेखा बनाया गया। सतलज के पश्चिम की जो एरिया थी वो रणजीत सिंह को दे दी गई, और आगे की एरिया पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन को जारी रखा। आज के अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट में
आज ही के दिन जापान की राजधानी टोक्यो में विदेशी व्यापार की अनुमति दे दी गई। 25 अप्रैल को 1867 में 25 अप्रैल 1867 को जापान की राजधानी टोक्यो में। अब यहाँ पे एक जरूरी चीज़, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो में विदेशी व्यापार की अनुमति दे दी गई। विदेशी व्यापार क्या होता है भैया? विदेशी अगर शब्द यूज हुआ तो विदेशी का मतलब बाहर का, जो अपने देश का ना हो वो विदेशी है। विदेशी व्यापार क्या होता है? विदेशी व्यापार उस व्यापार को कहते हैं जो दो देशों के बीच होने वाले वस्तुओं के परस्पर आदान प्रदान को, दो देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं के परस्पर आदान प्रदान को क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार। इसमें दो शब्द आता है, निर्यात और आयात। निर्यात का अर्थ है जो कोई भी वस्तु हम अपने देश से बाहर भेजते हैं व्यापार के उद्देश्य से, वो सारी वस्तु क्या है? निर्यात। आयात क्या है भैया? जो कोई वस्तु हम अपने आवश्यक कार्यों के लिए या अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहर से अंदर लेते हैं, दूसरे देश से अपने देश में लेते हैं, उसे कहते हैं आयात। यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ जो अभी MPPSC प्री में क्वेश्चन आया हुआ था, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदेशी व्यापार का कार्यभार भारत का कौन सा मंत्रालय देखता है? विदेशी व्यापार का कार्यभार भारत, इसमें ऑप्शन दिया गया था विदेश मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय या भारत सरकार। आयोग ने उत्तर सही माना और ये सही उत्तर भी है। विदेशी व्यापार का कार्यभार कौन देखता है? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ना कि विदेश मंत्रालय। जो गलती करने वाला पॉइंट है वो यही है, विदेशी व्यापार का कार्यभार कौन देखता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। विदेश मंत्रालय इसको नहीं देखता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं आज के। अगला पॉइंट है 1905 में आज ही के दिन 25 अप्रैल 1905 को दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों को मताधिकार मिला। इससे क्या मतलब है भैया? आज ही के दिन 25 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका में, बात करें अगर दक्षिण अफ्रीका की ही शुरू करते हैं, पहले दक्षिण अफ्रीका की बात कर लें तो दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका से स्पष्ट है। इसकी 3 कैपिटल हैं, ध्यान से सुनिएगा बातों को। दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल है। पहली कैपिटल है केप टाउन, दूसरी है प्रिटोरिया और तीसरी है ब्लामफोंटेन। 3 कैपिटल है भैया दक्षिण अफ्रीका की। केप टाउन जो कैपिटल है वो कैसी कैपिटल है? वो इनकी विधायी कैपिटल है। विधायी कैपिटल से मतलब क्या है? विधायी कैपिटल से अर्थ है यहाँ पे इनकी नेशनल असेंबली है, नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंस है। ये वहाँ पे 2 इनके संसद हैं जिनका नाम है। तो विधायी जो सारे कार्य हैं, वैधानिक जो सारे कार्य होते हैं उनके, तो किस राजधानी से होते हैं या कहाँ से? केप टाउन से होते हैं। बात करते हैं दूसरी राजधानी की, प्रिटोरिया की। प्रिटोरिया कैसी राजधानी है? तो प्रिटोरिया भैया इनकी प्रशासनिक राजधानी है। प्रशासन में क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ से शासन चलाया जाता है, अर्थात यहाँ पे सरकारी सारे कार्यालय व विदेशी दूतावास भी यहीं हैं। ब्लामफोंटेन भैया इनको बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ब्लामफोंटेन जो है वो इनकी न्यायिक राजधानी है, जहाँ इनका सर्वोच्च न्यायालय है। अब बात करते हैं अश्वेत की। अश्वेत कौन लोग हैं? नाम से ही स्पष्ट है, अश्वेत, जो श्वेत नहीं है। अश्वेत में ही एक बहुत बड़ा नाम अभी जो USA के इसके ट्रम्प से पहले प्रेसिडेंट हुए थे, जिनका नाम था बराक ओबामा, वो भी अश्वेत ही प्रेसिडेंट थे। और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम में भी ये रूल स्थापित किया गया है कि उनकी टीम में 3 अश्वेत प्लेयरों को रखा जाएगा। तो आज ही के दिन 25 अप्रैल 1905 को दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों को मताधिकार मिला, अर्थात मत देने का अधिकार कब मिला उन्हें? 1905 में, आज ही के दिन। इसलिए दक्षिण अफ्रीका के अश्वेतों के लिए आज ये बहुत बड़ा दिन था। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है आज ही के दिन 25 अप्रैल 1953 को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के 2 वैज्ञानिकों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बायोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन,
आपको किसी ना किसी पेपर में, किसी ना किसी परीक्षा में ज़रूर यूजफुल देगा ये। आज ही के दिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के 2 वैज्ञानिकों जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना की व्याख्या कर जीव विज्ञान की इस बुनियादी पहेली का जवाब खोज लिया कि जीव अपना वंश कैसे बढ़ाते हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों को उनकी इस खोज के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें बहुत सी सारी चीज़ें हम लोगों को जानने के लिए हैं। पहली चीज़ जानते हैं हम लोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ है भैया? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है लंदन में, यूके में। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना आज से 811 साल पहले। आज से 811 साल पहले कितना होगा बताओ भैया जल्दी से। आज से 811 साल पहले क्या होगा? 1209 ईस्वी होगी, 1209 सन होगा। 1209 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कहाँ की गई? यूके में की गई। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम तब हुआ करता था, अभी इंग्लैंड है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ है? अभी इंग्लैंड में है। बात करते हैं इसके रैंक की, तो इस समय हायर एजुकेशन में वर्ल्ड में इसका 2nd रैंक है। बात करते हैं वैज्ञानिकों की। इन्होंने यहाँ पे एक शब्द आया है डीएनए, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म सबसे पहले हम लोग जानते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये होता क्या है? ये पेरेंट से चाइल्ड में स्वयं चले जाने वाला एक ऐसा पार्ट है जो पेरेंट से चाइल्ड में चला जाता है। बात करते हैं डीएनए के खोजकर्ताओं के बारे में। डीएनए के खोजकर्ता जो थे, इसकी थोड़ी सी कहानी है, उस कहानी को हम लोग जान लेंगे तभी चीज़ों को समझ पाएंगे। डीएनए के जो एक रिसर्चर हुआ करते थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मुसेचर। फ्रेडरिक मिसेचर या मुसेचर कहीं कहीं लिखा मिलेगा। तो ये 1869 में, ये 1869 की कहानी है। आप देखिएगा, खोजा इन्होंने, ये 1953 की बात हम लोग कर रहे हैं, 25 अप्रैल 1953 की। खोजा कब गया डीएनए? डीएनए की खोज हुई 1869 में। एक रिसर्चर थे स्विट्ज़रलैंड के केमिस्ट थे। केमिस्ट्री से वो रिसर्च कर रहे थे। उनका नाम था फ्रेडरिक मिसेचर। उन्होंने WBC का वो अध्ययन कर रहे थे। WBC के अध्ययन के दौरान उन्हें डीएनए जैसी कुछ चीज़ मिली जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? न्यूक्लिन। उस समय इसका नाम रखा गया न्यूक्लिन। तो भैया बात करते हैं न्यूक्लिन का नाम डीएनए कैसे हो गया। अब न्यूक्लिन का नाम डीएनए हुआ, एक नाम आता है एल्बर्ट कोसेल का। 1869 में डीएनए मिला, नाम रखा गया न्यूक्लिन। आते हैं 1881 में। 1881 में एल्बर्ट कोसेल ने न्यूक्लिन को देखा कि इसका जो रूप है, आकार है, ये न्यूक्लिक एसिड की तरह है। तब इन्होंने इसका नाम रख दिया डीएनए और इसे 5 भागों में बांट दिया। और वो 5 भाग का नाम क्या क्या है भैया जान लीजिए। एडिनाइन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन और यूरेसिल। जिसके लिए जरूरी चीज़ एल्बर्ट कोसेल को 1910 में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। अब बात करते हैं भैया, तो इनका नाम क्यों आया वाटसन और क्रिक का, जो कि हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, सुनते भी हैं कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की। तो यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट ध्यान रखिए कि इन्होंने डीएनए की संरचना की व्याख्या की थी कि डीएनए होता कैसे है। तो डीएनए भैया, डीएनए का आकार यही है, ये डीएनए है, ऐसे ही आकार में डीएनए होता है। इसीलिए इन लोगों का नाम चर्चा में रहता है और ये नाम आप लोगों को नहीं पता रहते होंगे। ये नाम आप लोगों के लिए नए होंगे। 1869 में जो नाम आया, जिन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया, फ्रेडरिक मिसेचर जो एक रिसर्चर थे। और 1881 में एक नाम आया एल्बर्ट कोसेल का, जिन्होंने न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड जैसा पाया और डीएनए का नाम दिया और 5 भागों में बांटा, जिसके लिए 1910 में इन्हें नोबेल मिला। डीएनए की संरचना की खोज और उसका व्याख्या, उसको डिस्क्राइब जो किया, वो सबसे पहले वो किसने किया? जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। अब वाटसन कहाँ के थे भैया? वाटसन अमेरिका के बायोलॉजिस्ट थे। और फ्रांसिस क्रिक कहाँ के थे? फ्रांसिस क्रिक इंग्लिश के भौतिक वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने मिलके डीएनए की आणविक संरचना की खोज की, जिसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया।
नोबेल पुरस्कार पे हम किसी और वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। बात करते हैं आज के अपने अगले पॉइंट की। आज का अपना अगला पॉइंट क्या है? आज ही के दिन 25 अप्रैल 1954 को बेल लैब्स ने न्यूयॉर्क में पहली बार सोलर बैटरी बनाने की घोषणा की। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था इतिहास का, और प्रेजेंट में हम लोग इसका उपभोग भी कर रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पे ज़रूरी जानने वाली फैक्ट बेल लैब्स के बारे में। बेल लैब्स, थोड़ी सी चीज़ जान लेते हैं। बेल लैब्स क्या है? बेल लैब्स अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थापित है। 1925 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ग्राहम बेल के द्वारा की गई थी। ये वही ग्राहम बेल हैं। इन्हीं के बेल से बेल लैब नाम रखा गया। और ग्राहम बेल ने किस किस की चीज़, इन्होंने कई चीज़ें हम लोगों को दी हैं, जैसे टेलीफोन हुआ, मेटल डिटेक्टर हुआ, ये सारी चीज़ें किसने दी हैं? ग्राहम बेल ने। उन्हीं के नाम पे 1925 में उन्हीं के द्वारा एक लैब की स्थापना की गई थी जिसका नाम था बेल लैब। और ये कहाँ पे है? ये न्यू जर्सी यूएसए में है। प्रेजेंट टाइम में इसके जो नोकिया जो अपनी एक कंपनी है, ये इसके सारे रिसर्च इसी लैब में होते हैं। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। आज ही के दिन 25 अप्रैल 1968 को 20वीं सदी के तानसेन बड़े गुलाम अली का निधन हुआ। बड़े गुलाम अली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बड़े गुलाम अली खान साहब कौन थे? बड़े गुलाम अली खान साहब ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पटियाला घराने से आते हैं। इनका जन्म कब हुआ था ये भी जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 2 अप्रैल 1902 को, पाकिस्तान में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई 25 अप्रैल 1968 को हैदराबाद में। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्या थे? पटियाला घराने के गायक थे। अब भैया पटियाला घराना कहाँ से आ गया, तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, वो जान लेते हैं। पटियाला घराना आया, इनके पिता थे जिनका नाम था अली बख्श खां, और वो महाराजा कश्मीर के दरबारी कवि हुआ करते थे। तब इनके परिवार को वहाँ पे कश्मीरी घराना के रूप में जाना जाता था। बाद में ये लोग शिफ्ट हो गए वहाँ से। जब ये सिस्टम ख़त्म हुआ महाराजा वाला, तो ये लोग शिफ्ट कहाँ हुए? ये लोग शिफ्ट हुए पटियाला में। और तब इनके घराने को क्या नाम, किस नाम से जाना जाने लगा? पटियाला घराना। इसीलिए गुलाम अली खान साहब का संबंध किस घराने से है? अगर कहीं मिलता है आपको क्वेश्चन, तो गुलाम अली साहब का, बड़े गुलाम अली खान साहब का संबंध पटियाल घराने से है। अभी एक और गुलाम अली आपको मिलते हैं जो गज़ल गायक हैं, और वो इनके शिष्य भी हैं। एक बहुत ही प्यारी गज़ल है उनकी, हम तेरे शहर में आए हैं। सुनिएगा आप लोग जब भी टाइम मिले। अगर तानसेन की बात करें कि ये तानसेन नाम क्यों जुड़ा, 20वीं सदी का तानसेन इन्हें क्यों कहा जाता है, तो बड़े गुलाम अली साहब ने एक पिक्चर में, मुग़ल आज़म एक पिक्चर आई थी, मुग़ल आज़म में इन्होंने तानसेन की जो आवाज़ है उस पिक्चर में, वो जो आवाज़ दी गई है वो बड़े गुलाम अली साहब द्वारा दी गई है। आप लोग आवाज़ सुनना चाहिएगा, तो मुग़ल आज़म देखिएगा। भारत सरकार द्वारा इन्हें 1962 में पद्म विभूषण भी दिया गया है। बात करते हैं आज के अपने अगले पॉइंट की। तो आज ही के दिन 25 अप्रैल 1982 को दिल्ली में टेलीविज़न पर पहली बार रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई। वही टेलीविज़न जिसके माध्यम से आज हम लोग रामायण और महाभारत का लुत्फ़ उठा रहे हैं क्वारंटाइन पीरियड में या लॉकडाउन पीरियड में। पर इसके कुछ इतिहास की बात करते हैं। टेलीविज़न की सबसे पहले बात कर लेते हैं। टेलीविज़न की बात करते हैं, एक शब्द आया टेलीविज़न। तो भैया सबसे पहले जान लेते हैं टेलीविज़न क्या है। टेलीविज़न के द्वारा हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, श्रव्य और दृश्य सामग्री है। टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ भारत में, आया कब, पहले ही तो ये जान लो। कलर टेलीविज़न के आविष्कारक जो थे वो जे.एल. बेयर्ड हैं। ये भी आप लोगों से क्वेश्चन में मिल जाता है, रेलवे एसएससी की तमाम परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। कलर टेलीविज़न के आविष्कारक जे.एल. बेयर्ड थे। इन्होंने उसका आविष्कार किया 1928 में। 1928 में जे.एल. बेयर्ड ने 28 का उल्टा कर दोगे तो दिल्ली में कलर टेलीविज़न का रंगीन प्रसारण हो गया था 82 में। 1928 में जे.एल. बेयर्ड ने सबसे पहले कलर टेलीविज़न का आविष्कार किया। 1940 में इन्होंने इसको रख दिया, दुनिया के सामने पब्लिक कर दिया। भारत में भैया कब आया? भारत में टेलीविज़न का, अभी यहाँ पे हम लोग रंगीन की अब बात नहीं करेंगे, अभी थोड़ी देर
टेलीविज़न की बात करते हैं। भारत में सबसे पहला जो टेलीविज़न आया वो आया 15 सितंबर 1959 को, जो कि दिल्ली से प्रसारित होना शुरू हुआ। 15 सितंबर 1959 से लेकर 1975 तक केवल 7 शहर भारत के ऐसे थे जिसमें टेलीविज़न का प्रसारण होता था। तो भैया कलर टेलीविज़न कब शुरू हुआ? 25 अप्रैल 1982 से कलर टेलीविज़न का प्रसारण शुरू हो गया, जिसमें क्या हुआ? सबसे पहले इसमें कुछ चैनलों की हम बात करते हैं। भारत का पहला हिंदी निजी मनोरंजन चैनल जो था वो GTV था। कब आया? 1992 में। भारत सरकार का सबसे पुराना सरकारी चैनल वही चैनल है जिससे हम लोग आज रामायण देख रहे हैं बहुत ही इत्मीनान के साथ, DD नेशनल। प्रेजेंट टाइम में ये 2 नेशनल और 10 लोकल चैनलों के साथ कुल 21 चैनलों को चला रहा है। DD नेशनल के इस समय 21 चैनल चल रहे हैं। अब एक ज़रूरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हम लोग टीवी तो चलाते हैं, टीवी के साथ हम लोग रिमोट भी चलाते हैं, जिससे हम लोग जब DD नेशनल पे प्रचार आ जाता है तो गाना लगा लेते हैं। रिमोट कंट्रोल का आविष्कार किसने किया? रिमोट कंट्रोल का आविष्कार किया, नाम जान लीजिए, यूजीन पोली एक नाम है, यूजीन पोली ने रिमोट कंट्रोल का आविष्कार किया, जिससे हम लोग अपने सोफे पे और बेड पे बैठ के सीधे सीधे चैनल को बदल लेते हैं। बात करते हैं और कुछ पॉइंटों की। आज ही के दिन 2004 में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय मैचों में न्यूनतम 35 रन का रिकॉर्ड बनाया। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। न्यूनतम 35 रन का स्कोर, 35 रन का स्कोर अपने आप में रिकॉर्ड है, जो किसने बनाया था? जिम्बाब्वे ने। किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ। आज ही के दिन ब्रिटेन ने सोमालिया में अपना दूतावास 27 वर्ष के बाद दोबारा खोला। और बात करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आज के प्रश्न की। आज 25 अप्रैल है और आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न, विदेशी व्यापार का कार्यभार भारत के किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर पिन करें। जो भी उत्तर कमेंट में पिन करेगा उसका नाम हम अपने अगले वीडियो में शामिल करेंगे। आशा करते हैं आज का सेशन आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिल जाए। और हाँ, जो भी सुझाव हो चैनल से संबंधित, वीडियो से संबंधित, जो भी आपका सुझाव हो उसको कमेंट में ज़रूर पिन करें। तो ठीक है, मिलते हैं कल कुछ और रोचक तथ्यों के साथ। और हाँ, टेलीग्राम पे भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पे आप GK भाई हरिओम पांडे सर्च कर सकते हैं। GK भाई हरिओम पांडे टेलीग्राम पे आपको इसका PDF में मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल कुछ और रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।